कि बागवानी के पीड़क कीटों का जीवन चक्र, क्षति की प्रकृति एवं नियंत्रण को समझाइएगा। प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि बागवानी के जो पीड़क कीटों का जीवन चक्र है, क्षति की प्रकृति है एवं उनके नियंत्रण या रोकथाम को समझाइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार होगा कि फलों की अनेक किस्में अपने यहाँ उगाई जाती हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, अखरोट, खुबानी आदि। ये सभी शीतोष्ण फल कहलाते हैं क्योंकि इन्हें केवल बहुत कम तापमान पर ही उगाया जा सकता है। इनके अलावा अपेक्षाकृत गर्म जलवायु में भी कुछ फल उगाए जाते हैं, जैसे कि नींबू, अनार, अमरूद, आम इत्यादि। इन्हें उष्ण अथवा उपोष्ण फल भी कहते हैं। तो क्या है कि जैसे कि अपने यहाँ जो फल उगाए जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका सेब, अखरोट, बुखारा, आलू, खुबानी, सेब, नाशपाती इत्यादि, यह सभी शीतोष्ण फल हैं। और जो फल आपके उष्णकटिबंधीय में उगाए जाते हैं, जैसे कि गर्म जलवायु में, जैसे कि नींबू, आम, अमरूद इत्यादि, यह सभी आपके उष्ण तथा उपोष्ण फल कहलाते हैं। तो पीड़कों की अनेक स्पीसीज फल वाले पौधों पर आक्रमण करती है। अब वो किस प्रकार करती है तो जानिएगा। जो फलों के कुछ महत्वपूर्ण पीड़क हैं वो इस प्रकार फलों को क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं। सबसे पहले फल का नाम आपको दिया गया है, पीड़क का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम, फिर पौधों की क्षतिग्रस्त होने वाला भाग। इसके बाद इन जो पीड़क हैं इनका सभी विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा जो फल है उसमें कौन सा पीड़क लगता है और कहाँ पर वो हानि पहुँचाते हैं सबसे ज़्यादा। जो फल है आम, आम में जो पीड़क लगता है वो है एमरिटोडस क्लाइस्पियलेसिस, और इसका जो सामान्य नाम है वो है मैंगो लीफ हॉपर। और ये जो जहाँ पे ये क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा नष्ट करता है पत्तियों को, आम की जो पत्तियां हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को क्षति पहुंचाता है। उसका जो आम का जो दूसरा कीट है वो है ड्रोसिका मेंजीफेरा। इसका जो सामान्य नाम है वो है मैंगो मिली बग। और ये जो क्या कहते हैं क्षति फैलाता है वो पत्तियां और प्रारोह और फूल पर फैलाता है। उसके बाद जो नींबू की जाति के जितने भी फल हैं, अर्थात नींबू जाति के कोई भी फल, आम हो गया, सॉरी संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, अर्थात नींबू की जाति के जितने भी फल हैं उन पर जो कीट लगते हैं वो है जैसे कि पिपलियो टोमिलियस। इसका जो ये सामान्य नाम है वो है लेमन बटरफ्लाई, और ये भी क्षति पत्तियों पर फैलाता है। उसका जो सेब है, सेब का जो फल है इसमें जो कीट लगता है वो है क्वाड्रे स्पीडियोटट, और इसका जो सामान्य नाम है वो है सेंजोस। और ये जो क्या कहते हैं क्षति फैलाता है यह पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों पर फैलाता है। अब बात करते हैं कि जो पहला कीट था एमरिटोडस क्लाइपियलेस, तो इसके जो क्या कहते हैं इसका तो जानकारी ले लेते हैं कि ये कीट है किस प्रकार का होता है, इसका जो क्या कहते हैं विस्तार और इसका जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार है। इसका जो सामान्य नाम है वो हम सभी जान चुके हैं कि इसका जो सामान्य नाम है वो है मैंगो लीफ हॉपर, और इसका जो हिंदी नाम है इसको हिंदी में बोलते हैं आम का चेपा। क्या कहते हैं? आम का चेपा। इसका जो गण है वो है हेमीपेटेरा। क्या है? हेमीपेटेरा। अब बात करते हैं इसके वयस्क रूप की। तो वयस्क, इसके जो वयस्क होते हैं अर्थात वयस्क टिड्डे छोटे आकार के घूसर के से रंग के होते हैं, जिनकी लंबाई 3.5 से 5.0 मिमी तक होती है। इनके पश्च सिरा निकुला होता है तथा सिर की तरफ शरीर चौड़ा तथा चपटा होता है। वयस्क टिड्डे सर्दियों में शीत सुप्त अवस्था में की स्थिति में आ जाते हैं, जबकि फरवरी में वो सक्रिय बने रहते हैं और तभी मादाएं अंडे देती हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन वृत्त की। मादाएं अपने अंडों को पुष्प मुकुलों और पुष्पक्रम के वृत्त के भीतर घुसा देती हैं। 4 से 7 दिनों में इनसे निम्फ निकल आते हैं, और अंडे में से हाल में ही निकले निम्फ नन्हे आकार के पीले से रंग के होते हैं, जो मुलायम प्रारोह पुष्प मुकुल तथा पुष्पों को से रस चूसते हैं। अर्थात ये नन्हे ही आकार से होते हुए ही जो वृक्ष हैं उन या पौधों हैं उनमें हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इनमें जो पंख जब विकसित होते हैं, इनमें जो पंख विकसित नहीं होते हैं तो ये 20 से 30 दिन तक वयस्क बन जाते हैं। आमतौर से पीड़क की केवल एक ही पीढ़ी होती है, लेकिन कभी कभी जुलाई में इनकी दूसरी पीढ़ी भी पाई जाती है। अंडे से लेकर वयस्क तक का जीवन चक्र लगभग 12 से 17 दिनों में इनका पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं क्षत स्वरूप की कि यह किस प्रकार से क्षति फैलाते हैं। तो निम्फ और वयस्क दोनों ही आम की फसल को क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि मुलायम प्रारोह मुकुलों और फूलों से रस चूसते हैं। इस पीड़क
के गंभीर आक्रमण के फलस्वरूप संपूर्ण पुष्पक्रम और यहाँ तक कि छोटे छोटे फल भी सूख जाते हैं। इसके अतिरिक्त वे हनीड्यू अर्थात एक मीठा स्राव भी स्रावित करते हैं, जिस पर कली कालिक सी जम जाती है, जिसका प्रभाव पत्तियों की श्वसन प्रक्रिया पर पड़ता है। निम्फ मार्च से लेकर नवंबर तक सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। मैंगो हॉपर आम का चेपा, इसका जो हिंदी में नाम है क्या है, आम का चेपा का आक्रमण मार्च से प्रारंभ हो जाता है और जून तक चलता है, जब वयस्क बड़ी संख्या में दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की कि आप इसकी रोकथाम के लिए कौन से उपाय करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही पीड़क का प्रभाव दिखाई पड़े तो सबसे पहले आपको 0.05% फास्मेडियन 100 AEC क्या है, आम के वृक्षों पर आपको 0.05% फास्मेडियन और 100 EC अथवा 0.05% मेलिथियन 20 EC को 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर प्रति वृक्ष की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे कीट की। तो दूसरा कीट क्या है, ड्रोसिका मेजिफेरा। क्या है, ड्रोसिका मेजिफेरा। इसका जो सामान्य नाम है वो है मैंगो मिलीबग और इसका जो हिंदी नाम है वो है आम का सफ़ेद कीड़ा। इसका हिंदी नाम क्या है, आम का सफ़ेद कीड़ा। इसका भी गण हेमिपेटेरा है। अब बात करते हैं इसके वयस्क की। तो इसकी जो वयस्क अवस्था में लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है। मादाएं लंबी मोटी सी मुलायम सफ़ेद रंग की पंखीन होती हैं और ये 12.5 मिमी लंबी और 6.0 मिमी तक चौड़ी होती हैं तथा एक सफ़ेद से रंग का पाउडर चढ़ा होता है। इनके निम्फ आकृति में तो वयस्क मादाओं के समान होते हैं, लेकिन आकार में छोटे होते हैं। वयस्क नर पंख युक्त होते हैं और इनका जो शरीर होता है वो गहरे लाल रंग का, पंखों का फैलाव 6 से 12.5 मिमी का शरीर धुएं के रंग से होता है। अर्थात इनका जो शरीर का रंग होता है वो शरीर धुएं के से रंग का होता है तथा उस पर लंबी श्रृंगिकाएँ मौजूद होती हैं। इनका नर संयुग्मन के तुरंत बाद मर जाते हैं। अर्थात जो नर होते हैं वो संयुग्मन के तुरंत बाद मर जाते हैं और मादाएं अंड निक्षेपण के तुरंत बाद मर जाती हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन वृत्त की। तो वे वयस्क मादाएं जो अंडे देने वाली होती हैं वृक्ष के तने के सहारे नीचे उतरकर जमीन पर आ जाती हैं और वहीं पे अपने अंडे देती हैं। अंडे थोड़ा समय लेते और तापक्रम तथा मिट्टी की आर्द्रता पर निर्भर होते हुए उनमें से निम्फ निकल आते हैं। अल्पवयस्क निम्फ किसी उपयुक्त खाद्य पौधों की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। खाद्य पौधे के मिलने पर वे उस पर कुछ समय तक बने रहते हैं। तत्पश्चात वे वृक्ष के तनों के सहारे ऊपर की तरफ अपनी प्रवास यात्रा आरंभ कर देते हैं, जो कुछ सप्ताह तक चलती है। मुलायम पत्तियों पर पहुंचने के बाद निम्फ पौधे की अर्थात जो पौधे का रस चूसने लगते हैं। निम्फ अपनी अवस्था जो लगभग 3 महीने तक चलाते हैं और इसके दौरान इनसे 3 बार निर्मोक उत्सर्जन होता है। इसके बाद निम्फ जो नरों के रूप में वृद्धि करते हैं एक प्रकार से प्यूपा भवन की अवस्था से गुजरते हैं। अंततः मुख्य युक्त वयस्कों को उत्पन्न करते हैं, जबकि मादा उत्पन्न करने वाले निम्फों में कोई खास परिवर्तन नहीं पाया जाता है। केवल आकार का ही अंतर होता है। इनकी वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी होती है। अब बात करते हैं इनके क्षति स्वरूप की कि यह किस प्रकार से क्षति करते हैं। तो निम्फ और वयस्क मादाएं टहनियों, प्रारोहों तथा फूलों से रस चूसती हैं, जिसके कारण वे सूख जाते हैं। इनका आक्रमण मार्च और अप्रैल में अधिक गंभीर होता है। इसके विपरीत पीड़क एक मीठे पदार्थ का भी फायदा जो पीड़क होते हैं एक मीठे पदार्थ का भी याद करता है, जो पत्तियों और पुष्पक्रम पर गिर जाते हैं और उस पर कवक उग जाते हैं। अब बात करते हैं इनके रोकथाम की कि इनकी रोकथाम के लिए आप क्या क्या उपाय अपनाएंगे। तो सबसे पहले जुलाई से लेकर नवंबर तक संक्रमित वृक्षों के नीचे की मिट्टी को 15 सेमी खुरचकर अंडों को नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद संक्रमित वृक्षों पर 0.5% फास्मिडॉन और 100 EC अथवा 0.5% मेलिथियन और 0.5% EC अथवा 0.07 एंडोसल्फान 35 EC को 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर प्रति वृक्ष की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जो तीसरा किट है वो है पेप्लियोडिमोलियस। क्या है, पेप्लियोडिमोलियस।
इसका जो सामान्य नाम है वो है लेमन बटरफ्लाई। इसका जो गण है वो है लेपिडोप्टेरा। अब इसका बात करते हैं वयस्क की कि इसके जो वयस्क होते हैं वो कैसे होते हैं। तो लेमन बटरफ्लाई बड़े आकार के होते हैं और पंखों पर सुस्पष्ट काले और नींबुआ पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं तथा पश्च पंखों पर दो नेत्र जैसे निशान बने रहते हैं। अब बात करते हैं कि जीवन वृत्त की कि इनका जीवन जो वृत्त होता है वो कैसा होता है। तो मादा जो होती हैं तो मादा तितली मुलायम पत्तियों तथा प्रारोहों पर पीले से सफ़ेद रंग के अंडे देती हैं। ये अंडे एक एक करके छितरे हुए दिए जाते हैं। अंडे में से हाल ही निकले लाखे गहरे भूरे रंग के होते हैं और वे नींबू के पौधों की पत्तियों का भरण करते हैं तथा उनके शरीर के ऊपर बेढोल प्रकार के सफ़ेद से रंग के निशान बनने जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वे कैटरपिलर ना हो बल्कि किसी पक्षी के बेढोल उत्सर्गी संहतियों हों। प्यूपा एक रेशमी धागे जिसका स्राव वह स्वयं करता है के जरिए किसी टहनी पर लटका रहता है और जिसका जीवन चक्र 20 से 40 दिन के भीतर ही पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं क्षति स्वरूप की कि यह किस प्रकार से क्षति फैलाते हैं। तो क्षति कैटरपिलर के कारण ही होती है जो नींबू के पौधों की पत्तियों का भरण करते हैं या भक्षण करते हैं। पीड़क के गंभीर संक्रमण के मामले में सर्वथा सभी पत्तियां लार्वे खा जाते हैं। यही पीड़क मार्च से लेकर नवंबर तक सक्रिय रहते हैं। अब बात करते हैं कि रोकथाम की कि आप की रोकथाम के लिए कौन से उपाय अपनाएंगे। जो पहला रोकथाम का उपाय है वो यह है कि कैटरपिलर और प्यूपा को हाथ से पकड़कर नष्ट कर देना चाहिए। यह बहुत ही प्रभावी होता है। उसके बाद गंभीर संक्रमण होने पर पौधों पर 0.05% फास्मिडोन 100 EC तथा या इसके अलावा आप 0.07% एंडोसल्फान 35 EC को 10 से 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति बच्चे की दर से छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो चौथा कीट है वो है कैड्रीस्पिडियोटस पर्निसियोसस। इसका जो सामान्य नाम है वो है सेनेजोस स्केल। इसका जो गण है वो है होमोपेटेरा। क्या है? होमोपेटेरा। अब बात करते हैं इसके वयस्क की। इसके जो वयस्क होते हैं वो कैसे होते हैं या किस प्रकार के होते हैं। तो ये कीट बहुत छोटे आकार के होते हैं और इनके जो मुखांग तो बहुत अधिक ही छोटे आकार के होते हैं जिनसे वे पादप रस चूसते हैं। मामूली तौर पर संक्रमित सेब के वृक्षों की सतह पर धूसर से रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और कभी कभी प्रत्येक धब्बे के चारों तरफ विशेष रूप से मुलायम प्रारूप पर लाल क्षेत्र दिखाई देता है जो गंभीर संक्रमण की स्थिति में छाल की संपूर्ण सतह पर एक दूसरे से आच्छादित सल्कों की एक दूसर परत से ढकी होती है तथा भीगा होने पर ऐसा लगता है कि मानो सभी शाखाओं पर लकड़ी की राख छिड़की दी गई हो। जो मादा सल्क होती हैं इनको इसी नाम से जाना जाता है कि इन्हें मादा सल्क ही कहते हैं। सर्वथा ये गोलाकार की होती हैं और इनके जो केंद्र में एक चुंचुक जैसा उभरा हुआ बहिक्षेपण बना होता है। नर सल्क प्रायः दीर्घवृत्ताकार के होते हैं और उनका वंचुक जैसा बहिक्षेपण सल्क अपेक्षाकृत चौड़े भागों पर स्थित होता है। इस प्रकार इस स्पीशीज में लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। निम्फ सक्रिय निम्फ अपने सल्कों के भीतर से बाहर निकल आते हैं और मादाओं के साथ संयुग्मन करते हैं जो जीवन पर्यंत सल्कों के नीचे बनी रहती हैं। मादाएं अंडा सजीव प्रजक होती हैं अर्थात वे अपने अंडों को अपने शरीर के भीतर ही परिवर्धित करती हैं तथा अल्पवयस्क मादा सल्कों में से बाहर निकल आते हैं। निषेचन के बाद मादाएं 8 से 10 दिन प्रतिदिन की दर से अल्पवयस्कों को उत्पन्न करना प्रारंभ करती हैं। एक मादा 300 से 400 निम्फ उत्पन्न कर सकती है। अल्पवयस्क निम्फ प्रायः छोटे आकार के होते हैं और शीघ्र ही अपने चूसक मुखांग को पौधे के भीतर घुसाकर पादप रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में निम्फ को कार्डलस भी कहते हैं। इस अवस्था के बाद ये जीव या तो मादाओं में जो जीवन पर्यंत निश्चल बनी रहती हैं अथवा नरों में जो बाद में जिनमें पंख विकसित हो जाते हैं और रूपांतरित हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। जो प्रश्न नंबर 2 है वो यह है कि स्नेल्स व स्लग्स के जीवन चक्र हानि के स्वभाव एवं नियंत्रण की विधियों का वर्णन कीजिएगा। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी लाभदायक साबित हो।
तो इसका जो उत्तर है वो यह है, जैसे कि स्नेल और स्लग होते हैं, ये मोलस्का समुदाय के होते हैं। स्नेल और स्लग यह दोनों ही मोलस्का समुदाय के होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनके लक्षण की, कि इनके जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार दिखाई देते हैं। तो ये खंडहीन उपांग वाले जीव होते हैं। उसके बाद इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममित होता है। तीसरा है, इनका शरीर मुलायम होता है एवं साधारणतः कैलकेरियस सेल से पूरा अथवा थोड़ा ढका हो रहता है। श्वसन क्रिया प्रायः गिल्स द्वारा होती है। ये प्रायः जलीय जीव होते हैं, लेकिन कुछ जमीन में भी रहते हैं। रक्त संचार व्यवस्था खुली हुई होती है इनकी। और सातवां है, भोजन नलिका प्रायः साधारण नली या यू आकार की होती है। ये द्विलैंगिक होते हैं। इनके विकास में 2 लार्वा अवस्थाएं मिलती हैं तथा विकास या तो सीधा या रूपांतरण युक्त होता है। और इसके बाद स्नेल के जो शरीर का कड़ा कवच चढ़ा हुआ रहता है, जबकि स्लग बिना कवच वाले होते हैं। स्नेल क्या होते हैं, इनके शरीर पर कड़ा कवच चढ़ा होता है और स्लग बिना कवच वाले होते हैं। और ये सभी स्नेल पौधों को, विशेषकर धान तथा शाकभाजी की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पानी अथवा नम स्थानों पर रहते हैं तथा पत्तियों और तनों को खाते हैं। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मद्रास तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में इनकी काफ़ी समस्या है। ये प्रायः रात्रि के समय निकलते हैं तथा दिन में पत्तियों आदियों के नीचे छिपे रहते हैं। अब बात करते हैं इनके नियंत्रण की, कि इनकी नियंत्रण किस प्रकार या इनका उपाय जो रोकथाम का वो किस प्रकार करेंगे। तो विष प्रलोभक जैसे कि 6% लेड आर्सेनेट या 5% मीथाल्डिहाइड या 3.5% पैरिस ग्रीन को गेहूं की चोकर और सीरे के साथ मिलाकर रखने से इनको नष्ट किया जा सकता है। ज्वाइंट अफ्रीकन स्नेल को खाने वाले 2 अन्य घोंगे भी प्रभावकारी पाए गए हैं और इनका जो नाम है वो इस प्रकार है, जैसे कि युगलैंडिनिया रोसिया और दूसरा जो है वो गोनेक्सिस है। स्लग भी जीवित या मृत वनस्पति पदार्थ को खाते हैं। ये प्रायः नम और दलदली जगहों पर सोए रहते हैं। उससे पहले बात की क्या की थी, स्नेल की। अब है स्लग की। जो स्लग हैं यह भी जीवित या मृत वनस्पतियों के पदार्थों को ही खाते हैं और ये प्रायः नम और दलदली जगहों पर सोए रहते हैं तथा रात के समय बाहर निकलते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में सब्जियों तथा केलों को यह नुकसान पहुंचाते हैं। ये उगते हुए पौधों को भूमि की सतह पर काट देते हैं, जिससे कि छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनके नियंत्रण की, या इनका नियंत्रण है या रोकथाम आप किस प्रकार करेंगे। तो सबसे सस्ता नियंत्रण यह है कि पौधे की जड़ों की चारों ओर राख फैला देनी चाहिए। स्नेल की तरह विष प्रलोभिकाओं का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि मिट्टी के तेल का प्रयोग भी इनके नियंत्रण के लिए प्रभावकारी पाया जाता है। प्रबंधन क्या है या एकीकृत कीट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। कीट प्रबंधन क्या है या एकीकृत कीट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि पर्यावरण और कीट की समष्टि गतिकी का ध्यान रखते हुए प्रयुक्त किए जाने वाला पीड़क प्रबंधन, जिसमें सभी उपयुक्त तकनीकों और विधियों का यथासंभव सुसंगत ढंग से उपयोग करके कीटों की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखा जाता है। तो एकीकृत कीट प्रबंधन क्या है, तो पर्यावरण और कीट की समष्टि गतिकी का ध्यान रखते हुए प्रयुक्त किए जाने वाला पीड़क अर्थात कीट प्रबंधन, जिसमें आप सभी उपयुक्त तकनीकों और विधियों का यथासंभव सुसंगत ढंग से उपयोग करके कीट की संख्या को आर्थिक क्षति के स्तर के नीचे रखा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और दोस्तों यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि IPM क्या है, इसका पूरा नाम लिखिए। IPM क्या है और इसका पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको बता दें, IPM का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अर्थात एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन। और दोस्तों एक होता है IPC, इसे भी इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल कहते हैं। अब बात करते हैं कि IPM या IPC होता क्या है। तो आपको बता दें कि नाशी जीवों के नियंत्रण की
नासी जीवों के नियंत्रण की सस्ती व बृहद आधार वाली विधि है, जो नासी जीवों के नियंत्रण की सभी विधियों के समुचित तालमेल पर आधारित होती है। तो आईपीएम का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, अर्थात एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन। और आईपीएम होता क्या है? तो नाशजीवी के नियंत्रण की सबसे सस्ती और बृहद आधार वाली विधि है, जो नाशजीवी के नियंत्रण के सभी विधियों के समुचित तालमेल पर आधारित होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादातर लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जिसे आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कि कीटनाशक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कीटनाशक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है कि कीटनाशक मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। तो आइए जानिए कि कौन कौन से कीटनाशकों के प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। तो पहला है पायरेथ्रम, दूसरा है पायरेथ्रीन, तीसरा है ऑर्गेनोक्लोरीन, चौथा है ऑर्गेनोफॉस्फोरस, पांचवा है कार्बामेट और छठवां है ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल। अब बात करते हैं नोट की कि इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है। तो आपको बता दें, ऑर्गेनोक्लोरीन और ऑर्गेनोफॉस्फोरस संयुक्त रूप से बहुत ही जहरीले होते हैं। ये दोनों तंत्रिका तंत्र पर असर डालते हैं। तो सबसे जहरीले कौन से हैं? ऑर्गेनोक्लोरीन और ऑर्गेनोफॉस्फोरस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी प्रमुख कौन से हैं? तो प्रमुख है पायरेथ्रियम, पायरेथ्रीन, ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, कार्बामेट एंड ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल। और इनमें से सबसे जहरीले कौन से हैं? सबसे जहरीले ऑर्गेनोक्लोरीन और ऑर्गेनोफॉस्फोरस हैं, जो कि यह तंत्रिका तंत्र पर ही सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है कि कृषि में आईपीएम का महत्व बताइए। कृषि में एकीकृत कीटनाशी मैनेजमेंट का महत्व बताइए। तो एकीकृत कीट प्रबंधन को स्वस्थ सतत रूप से उगाए गए भोजन के उत्पादन का एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने के लिए विकसित किया गया था। तो आईपीएम का क्या महत्व है कि एकीकृत कीट प्रबंधन, जिसे शॉर्ट में आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, को स्वस्थ सतत रूप से उगाए गए भोजन के उत्पादन में एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने के लिए विकसित किया गया था। फसल कीट नियंत्रण के लिए एक रणनीति दृष्टिकोण आईपीएम का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल कीट नियंत्रण विधियों और आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि पद्धतियों को मिलाकर कीट आबादी को कम करना है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि साइटोफिल्स ओराइजी का साधारण नाम और क्षति स्वरूप बताइए। क्या प्रश्न है? साइटोफिल्स ओराइजी का साधारण नाम और क्षति स्वरूप बताइए। तो इसका जो साधारण नाम है वो अनाज की सुरसुरी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, जिसमें हमने आपको सभी कीटों का अध्ययन और उनके क्षति स्वरूपों को बताया है। अगर आप वीडियो देख चुके होंगे तो आपको मालूम पहले ही चल चुका होगा कि इसका वैज्ञानिक नाम और साधारण नाम क्या है। अब बात करते हैं क्षति स्वरूप की, कि अनाज की सुरसुरी का क्षति स्वरूप किस प्रकार होता है, यानी अर्थात यह क्षति किस तरीके से फसलों में करती है। सबसे पहले इस कीट के जो वयस्क और सूंडियों तक द्वारा क्षति पहुंचाई जाती है, अर्थात इसका वयस्क और सूंडियां दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। अनाज को खोखला कर दिया जाता है, दाने पाउडर में बदल जाते हैं। इस कीट के भारी प्रकोप की दशा में अनाज में ऊष्मा पैदा हो जाती है और शुष्क ऊष्मा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि टेनीमैक्स इंडिकस पर संक्षेप में टिप्पणी करिए। टेनीमैक्स इंडिकस पर संक्षेप में टिप्पणी करिए। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न में लिस्ट में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य नाम की। टेनीमैक्स इंडिकस का सामान्य नाम होता है गुजिया बीवल। क्या होता है? गुजिया बीवल। और इसका जो गण है वो गण है कोलियोपेटेरा। क्या है? कोलियोपेटेरा। अब बात करते हैं इसके बारे में।
तो सबसे पहले इसके जो वयस्क छोटे आकार की काले रंग बीविल होती है, क्या होती है? छोटे आकार के काले रंग के बीविल होते हैं जो आकार में लगभग 4 से 8 मिलीमीटर लंबी और 2 से 3 मिलीमीटर चौड़ी होते हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन चक्र की कि इनका जीवन चक्र या जीवन वृत्त किस प्रकार होता है। तो आपको बता दें, मादा अपने अंडे मिट्टी में देती है और इसकी लार्वा तथा प्यूपा दोनों अवस्थाएं भी मिट्टी में गुजरती हैं। वयस्क जो प्यूपाओं में से बाहर निकल आते हैं वे कुछ समय के लिए मिट्टी के भीतर ही बने रहते हैं और वयस्क मिट्टी की सतह के नीचे पौधे को काट देते हैं। बाद में वयस्क मिट्टी की सतह के ऊपर भी पौधों के भागों को क्षति पहुंचाना आरंभ कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके क्षति स्वरूप की कि यह क्षति किस तरीके से करता है फसलों में। तो गुजिया बीविल ने गेहूं के एक गंभीर पीड़क अर्थात कीट का स्तर प्राप्त कर लिया है। इसका आक्रमण गेहूं उत्पादक राज्यों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में रहा है। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की या रोकथाम की। गुजिया बीविल पर आप नियंत्रण या रोकथाम किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले फसल पर 5% BHC धूली को 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करना हमेशा प्रभावी होता है। अर्थात इस कीट के प्रकोप को से बचने के लिए आप फसल पर 5% BHC धूल को 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि फेरोमोन ट्रैप क्या है? फेरोमोन ट्रैप क्या है? दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फेरोमोन एक ऐसा पदार्थ है जो विपरीत लिंग के कीड़ों को समागम के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। तो फेरोमोन ट्रैप क्या है? फेरोमोन एक ऐसा पदार्थ है जो विपरीत लिंग के कीड़ों को समागम करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की कि प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 है कि कृंतक चौपाया क्या है? कृंतक चौपाया क्या है? तो इसका सही उत्तर है कृंतक चौपाया स्तनधारी है जिसका पूरा शरीर रोए से ढका रहता है। वे दरांती के आकार के एक जोड़ी निरंतर बढ़ने वाले दांत प्रत्येक जबड़े में कुतरने के लिए होते हैं। इनके चीर फाड़ करने वाले दांत नहीं होते हैं। क्या है कि इसके जो चीर फाड़ करने वाले दांत नहीं होते हैं। इन दांतों की जगह पर खाली स्थान होता है जिसे डायस्टेमा कहते हैं। जब यह कोई चीज़ कुतर कुतर कर खाता है तो इस खाली स्थान से भोजन का कुछ भाग मुंह से बाहर निकल जाता है, इसलिए इन्हें कुतरने वाले जीव या कृंतक कहा जाता है। यही छेनी जैसे जोड़ीदार दांतों की उपस्थिति कृंतक वर्ग के अन्य स्तनधारियों से अलग करती है। क्या है कि यही छेनी जैसे जोड़ीदार दांत जो उपस्थित कृंतक वर्ग के अन्य स्तनधारियों से अलग करती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।